इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेप प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पीवी इज इक्वल टू आर टी रिप्रेजेंट्स। हमें रिलेशन पता है कि रिलेशन हमारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पर एन नहीं है, इसका मतलब एन की वैल्यू 1, द नंबर ऑफ मोल अगर 1 हो देन पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो मीन्स दिस इक्वेशन इज फॉर 1 मोल। तो फर्स्ट का आंसर बीटा। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आप जानते हैं रेशियो है जनरल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगैड्रोस नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 10⁻⁻23, और यूनिट है जूल पर केल्विन। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी? बीटा। थर्ड क्वेश्चन, in an experiment to investigate the relationship between volume V of fixed mass of an ideal gas and its pressure P, a graph of PV against P is plotted. Which graph shows the correct relationship at constant temperature? थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया एक रिलेशन को डिस्कस करने के लिए बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ग्राफ प्लॉट हुआ बिटवीन पीवी अलॉन्ग वाई एंड प्रेशर अलॉन्ग एक्स। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर? देखिए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये हमारे पास बॉयज़ लॉ है। हमें इक्वेशन पता है जनरल गैस लॉ की, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हमारे पास मैस फिक्स है, नंबर ऑफ मोल फिक्स, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका अंदर राइट साइड क्या होएगी? कांस्टेंट होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ पी वी ओवरऑल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन पी वी एंड पी, तो ओवरऑल प्रेशर अगर इंक्रीज भी कर रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो पी और वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी? डेल्टा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है, डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। इसके अलावा प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोज पाथ के अंदर अगर क्लोज लूप होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, थर्मोडायनेमिक्स के हैं, तो वर्क डन जीरो के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा। इसी वजह से जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, कि पीवी अगर डायग्राम हो और एक साइक्लिक प्रोसेस हो, कोई भी शेप हमारे पास हो, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं रेक्टेंगुलर, तो हम ये नहीं कहते कि साइक्लिक प्रोसेस है तो ओवरऑल वर्क डन ज़ीरो, बल्कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो एरिया के इक्वल आएगा। तो वर्क डन अगर क्लोज पाथ में एरिया के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वर्क हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ, Boyle's law in a relation is a relation between dash thermodynamic parameters keeping temperature constant. फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा है कि बॉयज़ लॉ कितनी क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है अगर थर्मोडायनेमिक जो पैरामीटर है टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहे। हम जानते हैं बॉयज़ लॉ प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, और क्या इन्वर्स है, क्या रिलेशन है इन्वर्स। तो कितनी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं? 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। Sixth question, during an adiabatic expansion the increase in volume is associated with। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो साथ क्या होता है? देखिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, हीट का ट्रांसफ़र, हीट का एक्सचेंज ज़ीरो। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। अब यहाँ पर अगर हम पैरामीटर्स की बात करें कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, प्रेशर कम हो रहा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस देखें, फर्स्ट कहता है डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, अल्फा करेक्ट है क्योंकि प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है। बीटा कहता है इंक्रीज इन प्रेशर गलत, चार्ली इंक्रीज इन प्रेशर गलत, डेल्टा डिक्रीज इन प्रेशर ठीक है लेकिन इंक्रीज इन टेम्परेचर गलत है। तो आंसर क्या होगा? ओनली अल्फा। सेवंथ क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन बिलो आर इज द मोलर मोलर गैस कांस्टेंट, P is pressure and T is thermodynamic temperature.
Na is the Avogadro's number, small n is the number of mole, K is the Boltzmann constant, and M is the mass one molecule of gas. Which one of the expression is correct for molar volume of an ideal gas? 7th क्वेश्चन में हमसे वो ये कहता है कि मोलर वॉल्यूम के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम के बारे में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो तब जो वॉल्यूम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, RT ओवर P। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा। 8th, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हम जानते हैं कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और इसके अलावा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा। 9th, द mass of oxygen molecule is 16 times that of hydrogen molecule. The root mean square velocity of oxygen molecule at room temperature is Vrms. The root mean square velocity of hydrogen molecule at same temperature will be. हमें ये कहा गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 16 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पे Vrms, तो बताएं कि सेम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम रिलेशन लिखते हैं तो हमारे पास उसका रिलेशन होता है अंडर रूट 3 टाइम्स RT ओवर कैपिटल M। इससे ये पता चला कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मोलर मास के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम्स ग्रेटर है किससे, हाइड्रोजन से। अब अगर मैं रिलेशन बनाऊं ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ओवर ऑक्सीजन, मास के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो ऊपर मास आएगा ऑक्सीजन का, नीचे मास आएगा हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स है, इसको 16 टाइम्स लिख दें हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये कैंसल आउट हो जाएगा और 16 का अंडर रूट 4। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 4 टाइम्स ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है 9th की, बीटा। 10th, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज। मोनोटॉमिक आइडियल गैस अगर हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? आंसर क्या होगा 10th का, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द रूट मीन्स के वेलोसिटी फॉर मोनोटॉमिक गैस इज। हमारे पास मोनोटॉमिक गैस के लिए रूट मीन्स के वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, 3RT ओवर कैपिटल M और इसके अलावा 3KT ओवर स्मॉल m। तो ऑप्शन इज अल्फा। 12th, internal energy is a unique function of state because change in internal energy does not depend upon path। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है, तो आंसर क्या होगा, अल्फा। 13th, how will it affect the pressure P of a gas such that every velocity of the gas molecule is doubled। 13 क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट होगा अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की डबल हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी डबल होने से प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर तो हम रूट मीन्स के वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर का रूट मीन्स के वेलोसिटी के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है पावर 2 से। तो अगर हम रूट मीन्स के वेलोसिटी को डबल करेंगे हमारे पास प्रेशर क्या होएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मीन्स के वेलोसिटी को डबल करेंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन एवरेज जो वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल की वो ज़ीरो ली जाती है, अनलेस हमें ये ना कहा जाए कि एवरेज यहाँ पर रूट मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के डबल करने से ऐसा कोई भी प्रेशर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, डेल्टा, नॉट पॉसिबल। और रीज़न मैं क्या दे रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की ज़ीरो ली जाती है और ये स्पेसिफिकली बात की जाती है इक्विलिब्रियम के अंदर। 14th, व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू अ सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, ऑलवेज राइज, वो इंक्रीज़ करेगा।
नेक्स्ट 15th, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क डन कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन मैक्सिमम होगा? यहाँ पर बताना चाहिए एक्सपेंशन या कंप्रेशन, क्योंकि अगर एक्सपेंशन होगा फिर आंसर आइसोबैरिक होगा, अगर कंप्रेशन तो फिर एडियाबैटिक। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर चेंज ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो कौन सा है? एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन के केस में हमारा वर्क डन मैक्सिमम होगा। एक और भी चीज़ देख सकते हैं, वर्क डन कम्स आउट टू बी, कि वर्क डन बाय द गैस है, उस हवाले से भी आंसर क्या होगा? आइसोबैरिक होगा। 16th, when heat is neither given nor taken from a system then its temperature। देखिए हमारे पास 16 क्वेश्चन में वो ये कहता है कि अगर हमारे पास हीट ना तो सिस्टम को दी जाए और ना हीट सिस्टम से रिमूव की जाए, तो हमारे पास क्या चीज़ पॉसिबल है? देखिए अगर सिस्टम को हीट ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज ज़ीरो है। तो पहली ऑप्शन है मे रिमेन सेम। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी तरह का ना वर्क डन बाय द सिस्टम है ना वर्क डन ऑन द सिस्टम तो टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं, डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। 17th, if temperature increase from 200 Kelvin to 800 Kelvin then what will be the change in pressure at constant volume। अगर टेम्परेचर हमारा 200 केल्विन से 800 केल्विन हो जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर में क्या चेंज आएगा? ये कौन सा लॉ है? ये हमारे पास है प्रेशर लॉ, जिसको हम गाय-लुसिक लॉ भी बोलते हैं। और प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो तो प्रेशर का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब टेम्परेचर को अगर हम देखें तो वो 200 केल्विन से 800 केल्विन हो रहा है। अगर T1 200 केल्विन है तो T2 800 केल्विन है। कंपैरिजन देखें तो टेम्परेचर पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो प्रेशर भी क्या करेगा? वो पहले से 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? 17 की अल्फा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज। ये हमने स्टार्स की प्रैक्टिस बुक में भी क्वेश्चन किया था। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 27 डिग्री सेल्सियस पे। दोबारा इस मेथड को देख लें, और ऐसा क्वेश्चन पास पेपर में भी आ चुका है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? 3 टाइम्स KT/2। अब वैल्यूज पुट करें। K है बोल्टमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये आएगा 300। 3/2 1.5, 1.38 इसको 1.4 लिखते हैं, 300 इसको मैं 3 लिख देता हूँ और ये 2 ज़ीरो सॉल्व कर देता हूँ तो 10⁻⁻21। अब मल्टीप्लाई करना है, चाहे 1.5 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेट से मैं यहाँ पर पहले 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 1 4, ये 6, 5 और 1, तो क्या रिजल्ट आएगा? 210। अब 210 डेसिमल भी हैं तो ये आएगा 2.1। तो 2.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻21, तो 21 इंटू 3 होता तो 62। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ गया? 6.2 10⁻⁻21 और यूनिट क्या है? जूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेल्टा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273.16 केल्विन। ऑप्शन क्या है? बीटा। और अगर सेल्सियस में होता तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। 20th क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल in the air at STP is 46 meter per second. For calculation of this speed, the temperature is taken. 20 क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो कितनी है? 461 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर स्पीड को कैलकुलेट किया है तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या ली गई है? अब आपको पता है कि हमारे पास
STP पे नॉर्मली एवरेज स्पीड को फाइंड किया जाता है और STP मींस 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273.15 केल्विन। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और वो कौन सी है बीटा। 21 द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इज डिटरमिन्ड बाय। 21 क्वेश्चन में कहता है कि जो हीट का फ्लो होता है दो बॉडीज़ के दरमियान वो कैसे डिटरमिन होता है, वो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस से डिटरमिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है तो आंसर क्या होगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। और हीट ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। 22 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू आर किसके इक्वल होता है आर सी पी माइनस सी वी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी अल्फा। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो स्केल होता है वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता और थर्मोडायनेमिक स्केल को केल्विन स्केल भी कहा जाता है। आंसर क्या है बीटा। 24 20 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, अब टेम्परेचर की कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल है कि 20 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। कन्वर्जन का फार्मूला डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180। तो सेल्सियस में टेम्परेचर है 20 ओवर 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180, यह आ जाएगा 20/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 180/5 और माइनस 32 जाकर क्या होएगा +32। अब 18 डिवाइड बाय 5, अब 18 को अगर डिवाइड हम करते हैं 5 से तो 5 इंटू 3 15, रिमाइंडर कितना आएगा 30, तो 36, तो 36 प्लस 32 क्या आंसर आपके पास आएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट ऑप्शन क्या है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इफ द गैस इज हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट द वर्क डन विल बी। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस के ऊपर जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास हिंट मिल गया और इससे पता चल गया कि आंसर क्या है 0। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। 26 में कहता है कि हमारे पास इनमें से कौन सी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, अल्फा प्रेशर एंड टेम्परेचर, बीटा इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, चार्ली वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो आंसर डेल्टा। ये तमाम हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें से कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं और कुछ हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही होती हैं। इंटरनल एनर्जी ये लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैस और वॉल्यूम, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम है, कुछ इंटेंसिव हैं और कुछ एक्सटेंसिव है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। अब कहता है कि 27 के अंदर इनमें से कौन हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, अभी हमने बात भी की। जो हीट है ये हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ये बेसिकली डिपेंड करती है टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर। और इसके अलावा याद रखिएगा कि वर्क भी हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, ये प्रॉपर्टी सिस्टम की नहीं होती। 28 वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंशन इन वैक्यूम प्रोसेस इज। हमारे पास फ्री एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। और रीज़न हमारे पास यहाँ पर क्या है, जब हम फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम का प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है। ये बात याद रखिएगा कि फ्री एक्सपेंशन या हम एक्सपेंशन इन वैक्यूम की बात करें तो हमारा जो प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है। तो वर्क डन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम है, तो प्रेशर अगर ज़ीरो होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वो ज़ीरो के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस assumes that the collision between the molecule is।
काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होती है वो क्या होती है, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो आंसर क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ड्यू टू। गैस का टेम्परेचर किस वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हीटिंग, बीटा अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, चार्ली कहता है काइनेटिक एनर्जी, तो चार्ली करेक्ट है क्योंकि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 31, an ideal gas as compared to a real gas at very high pressure occupies। फर्स्ट हमारे पास आइडियल कहता है कि आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। क्या आंसर हमारे पास होगा? आंसर इसका होगा अल्फा, मोर वॉल्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which of the following variable or variables control the physical properties of an ideal gas। कौन से इनमें से वेरिएबल ऐसा है या वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कंट्रोल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडियल गैस की? वन बाय वन ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट है प्रेशर, सेकंड है वॉल्यूम और थर्ड है टेम्परेचर। ये तीनों हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम के लाते हैं और इनकी वजह से हमारे पास आइडियल गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। तो आंसर क्या होगा, डेल्टा। 33, हीट एंड वर्क आर। हीट और वर्क हमारे पास क्या है? देखिए अभी हमने बात पहले की थी कि जो हमारे पास वर्क है वो स्टेट वेरिएबल नहीं होता, स्टेट फंक्शन नहीं होता, तो अल्फा तो नहीं बनेगा। पॉइंट फंक्शन और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, पाथ फंक्शंस। और रीज़न क्या है कि पाथ फंक्शंस उन्हें कहा जाता है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं और स्टेट फंक्शन उन्हें कहा जाता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डेल्टा, कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस। 34, a perfect gas at 30 degrees Celsius is heated at constant pressure till its volume is doubled. The final temperature is। 34 क्वेश्चन में एक परफेक्ट गैस है कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ होगा, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम का टेम्परेचर से रिलेशन डायरेक्ट होगा और इनिशियल जो टेम्परेचर है उसका वो 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा इसमें 273 ऐड करेंगे तो यह आएगा 303 केल्विन। वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अगर वॉल्यूम हमारा डबल हो रहा है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, वो पहले से डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है पहले वो 303 है, इसको डबल करेंगे ये आएगा 606 केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 333 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। 35, a piston cylinder contains air at 600 kilopascal, 290 Kelvin and a volume of 0.01 meter cube. A constant pressure process gives 54 kilojoule of work out. The final volume of the air is। पिस्टन सिलेंडर है और कहता है कि प्रेशर उसका कितना है, 600 किलो पास्कल, टेम्परेचर है 290 केल्विन और वॉल्यूम है 0.01 मीटर क्यूब। ये हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम। अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये प्रोसेस हुआ और वर्क डन कितना हुआ बाय द सिस्टम, 54 किलो जूल। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, मीन्स हमने V2 को कैलकुलेट करना। फार्मूला हमारे पास क्या है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। जो वर्क डन है 54 किलो, तो 54 10⁻³ प्रेशर है 600 किलो पास्कल, तो 600 10⁻³ फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और इनिशियल है 0.01, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻²। 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये 600 डिवाइड हो जाएगा तो 54/600 इज इक्वल टू V2 माइनस 10⁻²। अब 54/600 हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, इसको हम सॉल्व करेंगे
तो इसको 54 और 6 को सॉल्व कर लें और ये दो ज़ीरोज़ जो हैं इनको सेपरेट कर दें, तो 54 और 6 को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा और ये 10⁻², ऊपर जाकर 10⁻²- हो जाएगा, तो ये आएगा 9 10⁻²। ये नेगेटिव यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा और उसको मैं लिख सकता हूँ 1 10⁻²। तो 9 + 1 क्यों मैंने ऐड किया, पावर सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा V2 का 10 × 10⁻², मीन्स 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। 36. A gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross-sectional area 0.01 meter square. The pressure of the gas maintained at 800 Pascal. When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4 centimeter. If 42 joule of heat is transferred to the system during the expansion, the work done by the gas is. 36 क्वेश्चन में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है पिस्टन का 0.01 मीटर स्क्वायर, गैस का प्रेशर मेंटेन है 8000 पास्कल पे, जब हीट प्रोवाइड की गई तो पिस्टन कितना मूव हुआ, 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आ गया, 42 जूल हीट हमने प्रोवाइड की सिस्टम को, तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। अब 36 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फार्मूला वर्क का, और वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का चेंज हमारे पास क्या होगा, एरिया, और जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है। अब क्यों मैंने हीट को यूज़ नहीं किया, क्योंकि हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें बाकी डाटा गिवन है जिसमें हमें ये भी गिवन है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रेशर क्या है, तो हमें फिर हीट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हीट को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट लॉ यूज़ करना पड़ेगा, और फर्स्ट लॉ के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज भी देना ज़रूरी है। अब प्रेशर कितना है, 8000, इसको लिख देते हैं 8 10⁻3। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.10, उसको मैं लिख देता हूँ 1 10⁻⁻1, और डिस्प्लेसमेंट जो है 4 सेंटीमीटर, इसको 4 10⁻⁻2। तो ये 10⁻⁻3, ये 10⁻+3, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 8 × 4 32 जूल आंसर होगा, डेल्टा। 37, कहते रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज। अब हीट और वर्क पता चल गया, अब कहता है कि बताएं इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी। अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जिसके अकॉर्डिंग Q इक्वल है वर्क डन प्लस डेल्टा U के, तो डेल्टा U इक्वल है Q माइनस वर्क डन। अब हीट सप्लाई की थी तो हीट पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम आ रहा है, पॉजिटिव है तो बाय द सिस्टम है, ये भी पॉजिटिव आ गया, साइन नेगेटिव बेसिकली इक्वेशन की वजह से है, तो आंसर क्या आएगा, 10 जूल। करेक्ट ऑप्शन बीटा। 38, एविडेंस इन फेवर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज एग्जिबिटेड इन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस है उसका एविडेंस हमें इनमें से किस में मिलता है, तो यहाँ अल्फा कहता है डिफ्यूजन ऑफ गैस, बीटा कहता है ब्राउनिंग मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, एक ही बात है, तो आंसर क्या है, चार्ली, और इसी में हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एविडेंस मिलता है। नेक्स्ट 39, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किस पे बेस करती है, अल्फा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे, बीटा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे, चार्ली मॉलिक्यूलर अप्रोच पे, डेल्टा बोथ ए एंड सी। हमें पता है माइक्रोस्कोपिक बेसिकली थ्योरी है मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर, स्मॉल साइज के ऊपर, तो आंसर होगा अल्फा एंड चार्ली। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, कि बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मॉलिक्यूलर अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 40, molecules do not exert force on each other. This postulate implies that, हमें यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। इस पॉस्टुलेट का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है गैस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, सेकंड कहता है गैस मॉलिक्यूल हैव पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट गैस मॉलिक्यूल हैव वेरी स्मॉल मैस, और डेल्टा गैस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम बात कर चुके हैं लेक्चर में कि हमारे पास अगर किसी भी तरह की इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं है तो उनकी क्या चीज़ ज़ीरो होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा। 41, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस गिव्स। अब स्टेटमेंट को और से देखें, 41 स्टेटमेंट क्या है,
मोमेंटम transferred to the walls of container means change in momentum per second, change in momentum over time, force per unit area, और फोर्स ओवर एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 41 की क्या होगी? इसमें अल्फा फोर्स पर यूनिट एरिया वो भी करेक्ट है, चार्ली प्रेशर, बोथ ए एंड सी। इसको मैथमेटिकली मैं लिख भी देता हूँ। स्टेटमेंट अगर आप देखें तो पहले मोमेंटम ट्रांसफर, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, तो फोर्स ओवर एरिया क्या होता है? प्रेशर। इस वजह से अल्फा चार्ली दोनों करेक्ट है। 42 द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिकल कंटेनर इज। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्यूबिकल कंटेनर में वो किसके इक्वल होगी? अब किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है? सिंपल S इज इक्वल टू वी टी से ये सॉल्व होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल है M, वो कोलाइड करता है वॉल को और कोलाइड करके वापस आता है, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया अगर क्यूबिकल है तो L जाने में और L आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2L हो गया। अगर मैं यूज़ करता हूँ फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ से अगर मैं पहले टाइम कैलकुलेट कर लूँ तो S 2L ओवर V। अब ये टाइम पीरियड एक तरह का आ गया कि एक कोलिजन का कितना टाइम है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो मैं इसका क्या ले लूँगा? रेसिप्रोकल। तो आंसर क्या आ जाएगा? V ओवर 2L। तो ये एक मॉलिक्यूल के कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? डेल्टा। और ये हम जब प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। 43 There are n number of molecules each of mass m in a cubical container of volume L cube. The density of the gas is given by density mass over volume। अगर n molecules हैं तो mass nm हो जाएगा और volume cube का L cube। Answer is delta। 44 Referring to question number 43, the number of particles colliding with any face of the cube are। 44 क्वेश्चन में कहता है कि 43 क्वेश्चन को रेफरेंस लें और हमारे पास कितने पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे विद एनी फेस ऑफ द क्यूब। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्यूब होता है उसके टोटल कितने फेस होते हैं। अगर हम क्यूब के टोटल नंबर ऑफ फेसेस को कैलकुलेट करें तो टोटल जो फेसेस हैं क्यूब के वो 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद एनी फेस हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? n/6, क्योंकि 6 फेसेस है तो आंसर क्या होगा? चार्ली। या इसको आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 6 फेस से कोलाइड करेंगे वो कितने होंगे? वो n होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड करेंगे वन फेस के साथ वो कितने आएंगे? n/6। जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसे भी आप करेंगे तब भी n/6 आएगा। 45 क्वेश्चन A gas in a cubical container contains 3 molecules. Each have speed 2 meter per second, 4 meter per second and 4 meter per second. What is the root mean square speed? 45 क्वेश्चन में हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए हम इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, फिर 4 16 और टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। वो कितने हैं? 3। अब क्या आएगा? 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36। तो 36 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? √12 यूनिट मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? √12 डेल्टा। और अगर √12 ना होता तो एग्जैक्ट आंसर भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। 46 Two gases A and B having same temperature T, same pressure P and same volume V are mixed. If the pressure is at same temperature and occupies a volume V, the pressure of the mixture is। इसको हमने स्टार प्रैक्टिस बुक में भी किया कि दो गैसेज हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम, उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उनका टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम कितना है? V। तो मिक्सर का प्रेशर क्या होगा? हम यूज़ करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और उसके अकॉर्डिंग मिक्सर का प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। तो दो गैसेस हैं तो P प्लस P, प्रेशर कितना होगा? 2P। 47 If P is the pressure of gas, then kinetic energy per unit volume of gas is। 47 क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल आएगी?
मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ प्रेशर का। तो प्रेशर का फार्मूला है 2/3 N/V इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ से अगर रिलेशन बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यह आएगा 3p/2 और यह आएगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसके इक्वल है? 3p/2। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। 48 क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर एट thermal equilibrium at 600 Kelvin. Oxygen is 16 times heavier than hydrogen. Root mean square speed of hydrogen is. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स टेम्परेचर उनका सेम है। ऑक्सीजन अगर 16 टाइम हैवियर है हाइड्रोजन से, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन की क्या होगी? ये पहले भी हम क्वेश्चन ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आया था? 4 टाइम्स, क्योंकि मैथ्स के अंडर रूट से इन्वर्स रिलेशन है, तो 16 का अंडर रूट 4, तो हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड 4 टाइम्स। 49 द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हैव मोलर वॉल्यूम m, मोलर मास m एट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा भी था वो क्या था? अंडर रूट 3RT ओवर कैपिटल M। तो मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? 49 की चार्ली। 50 द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा मीन वेलोसिटी, बीटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, चार्ली वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और डेल्टा मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आंसर क्या है? डेल्टा। और कैसे? फार्मूला से। इसका फार्मूला क्या है मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास है 2/3 N/V इंटू हाफ mv²। तो ये जो वेरिएबल हमारे पास है v², ये क्या है? ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो प्रेशर का मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है, और किस पावर के साथ? इस पूरे फैक्टर की पावर 1 के साथ। इसलिए कहते हैं कि अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास डबल हो जाए तो प्रेशर भी क्या होगा? वो डबल हो जाएगा। 51 द टेम्परेचर ऑफ द गैस is 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी डबल एट। हमारे पास गैस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं लिख दूंगा 273 केल्विन। तो कहता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास डबल कब होगी? किस टेम्परेचर के ऊपर? हमें T2 कैलकुलेट करना है। क्या रिलेशन होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर से? अंडर रूट 3KT ओवर स्मॉल m या 3RT और कैपिटल M। तो रिलेशन हमें यहाँ से ये पता चला कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर के अंडर रूट से रिलेशन है। फिर टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा? वो वेलोसिटी के स्क्वायर से होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी डबल हो रही है तो 2 का स्क्वायर 4, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर पहले से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी डबल, 2 का स्क्वायर 4, तो टेम्परेचर क्या होगा? वो पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले टेम्परेचर कितना है? 273। तो 273 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो हमारे पास ये आएगा 1092 केल्विन। लेकिन हमें चाहिए किस में? सेल्सियस में। तो 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 819 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 The root mean square velocity of the molecule of an ideal gas at STP is V. The gas is heated at constant volume till the pressure becomes double. The final root mean square velocity is. हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है STP पे वो V है। अगर गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे और उसका प्रेशर क्या हो गया? डबल हो गया, तो फाइनल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का प्रेशर के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। प्रेशर का रिलेशन को लिख दें तो वो है 3p/ρ। इसे ये पता चल गया रिलेशन डायरेक्ट है लेकिन अंडर रूट के साथ। तो अगर आपका प्रेशर डबल होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल नहीं होगी बल्कि अंडर रूट 2 टाइम्स होगी।
तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? √2 टाइम्स 52 की ऑप्शन चार्ली। 53. The mean scale velocity of the molecule of an ideal gas at STP is V. The gas is heated at constant volume till the pressure becomes double. The final mean scale velocity is. ऊपर जो क्वेश्चन था वो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी से रिलेटेड था, अब है मीन स्केयर वेलोसिटी से रिलेटेड। कि मीन स्केयर वेलोसिटी पहले v है, गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, प्रेशर डबल हो गया, तो अब फाइनल जो मीन स्केयर वेलोसिटी है वो क्या होगी? मैंने ऊपर मेंशन किया था कि मीन स्केयर वेलोसिटी का प्रेशर के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है पावर 1 के साथ। ये एज अ होल मीन स्केयर वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीन स्केयर वेलोसिटी हमारे पास डबल हो रही है तो सिंपली जो प्रेशर होगा वो भी डबल हो जाएगा। सॉरी, प्रेशर अगर हमारे पास डबल हो रहा है तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डबल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 53 की बीटा। 54. The temperature of the gas is increased from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. The ratio of mean kinetic energy at initial to final temperature is. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 27 से 127, तो मीन काइनेटिक एनर्जी की रेशो इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर क्या होगी? टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है पावर 1 के साथ, ये फार्मूला से भी हम ऊपर देख चुके हैं। तो अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी की रेशो कैलकुलेट करनी है तो वो टेम्परेचर की रेशो के इक्वल आएगी। तो T1 27 कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 27 + 273 ये आएगा 300, और ये T2 127 ये आएगा 400, तो आंसर आएगा 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 55. द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट T डिग्री सेल्सियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मीन काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ऑब्वियसली केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो T + 273, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? बीटा। 56. द डेंसिटी ऑफ गैस A इज 4 times दैट ऑफ गैस B. इफ द मोलर मास ऑफ गैस A इज m, द मोलर मास ऑफ गैस B इज। डेंसिटी गैस A की 4 times है B के, अगर मोलर मास A का m है तो B का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास का और डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तो अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि MA/MB इज इक्वल टू, क्योंकि सॉरी मोलर मास का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आएगा ρA/ρB। ये डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो हमें फाइंड करना है मोलर मास B का, तो B का मोलर मास अगर मैं लिखता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? ये रिलेशन बन जाएगा ρB/ρA और साथ आ जाएगा MA। अब A की डेंसिटी 4 times है B के, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 4 times डेंसिटी ऑफ B, ये कैंसिल हो गया, तो B का मोलर मास कितना आ गया? मोलर मास ऑफ A जो M था डिवाइड बाय 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 56 की बीटा। 57. Which one of the following represents correctly the variation of volume V of an ideal gas with temperature under constant pressure? कांस्टेंट प्रेशर मींस चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ पे वो रिलेशन ग्राफ पूछ रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। 58. विच वन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस? कन्वर्जन का रिलेशन पूछा हुआ है, तो कन्वर्जन का रिलेशन हमें पता है कि इसका क्या होता है, उसी को मॉडिफाई करके आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि क्या आंसर होगा। मैंने जो रिलेशन आपको बताया था लेक्चर में वो था डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। इसको अगर 20 से सॉल्व कर लें, डिग्री सेल्सियस ओवर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें 9/5C + 32 इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9/5C + 32 कौन सी ऑप्शन है ये हमारे पास? 58 की अल्फ़ा।
अच्छा अल्फ़ा 9/5c। अच्छा इसके अलावा सेल्सियस की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, उसको भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारे पास दोनों ऑप्शंस ना करेक्ट हों। तो अगर सेल्सियस की फॉर्म में मैं देखता हूँ तो वो क्या आएगा, सिंपली यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर दें तो डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 9/5 सॉरी 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। इसका मतलब अल्फ़ा भी करेक्ट है और बीटा भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डेल्टा। 59 द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट हैव सेम वैल्यूज़। क्या होता है, -40। और अगर होता कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं तो 574। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और केल्विन की वैल्यू सेम होती है तो 574.25। ऑप्शन इज़ बीटा। और याद रखिएगा कि हमारे पास फ़ारेनहाइट केल्विन इक्वल हो सकते हैं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन सेल्सियस और केल्विन इक्वल नहीं हो सकते हैं। इनमें डिफरेंस हमेशा 273.15 का होगा। 61 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बॉयज़ ला, तो प्रेशर अगर डबल तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ। तो ऑप्शन इज अल्फा। 62 in the general gas equation PV is equal to nRT, how many state variables are there? PV is equal to nRT में कितने state variables हैं? इसमें हमारे पास P, V और T तीन state variables हैं, तो आंसर क्या होगा, बीटा। 63 which one of the following is not true about the ratio R over NA? R over NA हम जानते हैं क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो कहता है नॉट ट्रू। अल्फा इट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट करेक्ट। बीटा कहता है इट इज़ कॉल्ड गैस कांस्टेंट पर मोल, ये पर मोल नहीं है। चार्ली कहता है इट इज़ कॉल्ड गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, ये पर मॉलिक्यूल हमारे पास तो करेक्ट होगा क्योंकि Na एवोगैड्रोस नंबर है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करेगा लेकिन नंबर ऑफ मोल को शो नहीं करेगा। तो नॉट ट्रू में कौन सी ऑप्शन होगी, बीटा। 64 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल गैस। कौन सा ट्रू है आइडियल गैस से रिलेटेड। अल्फा कहता है कि मीन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, करेक्ट है। एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट ज़ीरो। अब बीटा में कहता है कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल की होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड वेक्टर है, तो वो तो गलत है। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, तो बीटा नॉट ज़ीरो करेक्ट है। लेकिन चार्ली एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो स्पीड और वेलोसिटी अगर लिखा हो स्टेटमेंट में तो ख्याल रखिएगा एवरेज स्पीड ज़ीरो कभी नहीं होगी लेकिन एवरेज वेलोसिटी इक्विलिब्रियम में ज़ीरो होगी। तो आंसर यहाँ पर क्या बना फिर, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। 65 द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज़। STP पे हमारे पास एवरेज स्पीड ऑक्सीजन की कितनी होती है, ये ऊपर एक क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की थी वैल्यू 461 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर यहाँ पर क्या है, डेल्टा। और इन ऑप्शन में जो 493 है ये एवरेज स्पीड है नाइट्रोजन की एट STP। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। अल्फा 3RT ओवर m करेक्ट है, बीटा 3KT ओवर स्मॉल m करेक्ट है। चार्ली हमारे पास यहाँ पर वो लिखता है 3RT ओवर Na इंटू m को रिप्लेस किया हुआ है मोलर मास को, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या है, डेल्टा, नन ऑफ दिस, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। 67 विच वन इज ट्रू एक्सप्रेशन फॉर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। कौन सा रिलेशन मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के लिए करेक्ट है। फार्मूला लिखते हैं और वहीं से हमें पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है। टेम्परेचर का रिलेशन होता है 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी। तो मीन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3KT/2। तो 3KT/2 चार्ली ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं प्रेशर की फॉर्म में लिखता हूँ तो प्रेशर की फॉर्म में ये आएगा 2/3 N/V इंटू मीन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मीन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगा 3PV/2 टाइम N इंटू मीन काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर देखा जाए, सॉरी मीन काइनेटिक एनर्जी तो मल्टीप्लाई होगी 3PV/2N, तो ये भी ऑप्शन गिवन है 3PV/2N, तो ये भी करेक्ट है।
और अल्फ़ा जो है वो भी हमें करेक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि n ओवर v किसके इक्वल होता है, ये n नॉट के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन अगर 2/3 n नॉट की फॉर्म में लिखा जाए तो फिर ये 3p ओवर 2n नॉट भी बन जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है कि इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर के साथ होता है। बीटा कहता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट कहता है ये भी करेक्ट है, क्योंकि अल्फा में अगर वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो टेम्परेचर ही है, उसके प्रोपोर्शनल है। चार्ली स्टेट फंक्शन है, ये भी करेक्ट। तो आंसर क्या है, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। 69, द वर्क डन ड्यूरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंशन इज। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का मेथड क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर हम एरिया को देखें तो बेस है 5 से 20 और यूनिट है मीटर क्यूब। ये कितना होगा, 20 माइनस 5, 15 मीटर क्यूब। और हाइट है 0 से 10, ये होगा 10 पास्कल। तो 69 में अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क होगा एरिया, ये शेप है रेक्टेंगल, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो 150 जूल आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन 69 की अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज रीस्टेटमेंट ऑफ। फर्स्ट लॉ किसकी रीस्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 70 का आंसर अल्फा। 71, विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर बाईसाइकिल पंप। बाईसाइकिल पंप के लिए हमारे पास कौन सी जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ की करेक्ट है, ये हमारे पास बुक में भी एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब इसमें याद रखें कि हमारे पास हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो Q 0 होगा। इसके अलावा जो वर्क डन है वो पंप के ऊपर किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन नेगेटिव। और अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो ये क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, इससे पता चल गया कि एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एक चीज़ हीट ज़ीरो है, दूसरा कंप्रेशन वर्क डन नेगेटिव, और फिर इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी कि माइनस वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा यू। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 72 की चार्ली, सॉरी 71 की, नॉट 72, 72 टू चार्ली ऑप्शन करेक्ट। 72, 72 में कहता है कि विच इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सिस्टम। हम जानते हैं कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, करेक्ट, अल्फ़ा। इसका मतलब होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हीट और वर्क के डिफरेंस के इक्वल आएगी, कि ओवरऑल बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है वो हमारे पास हीट और वर्क डन इनके डिफरेंस के इक्वल होगी। और हीट जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, वो जो हम खुराक खाते हैं वहाँ से आती है, और जो डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम वर्क डन करते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को यानी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। 73, द प्रोसेस दैट अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयज़ लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस, अल्फा ऑप्शन। कांस्टेंट अगर प्रेशर हो तो आइसोबैरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम हो आइसोकोरिक, और हीट एक्सचेंज ना हो रही हो तो एडियाबैटिक। 74, the PV equation for isothermal process is P1 V1 is equal to P2 V2। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, अल्फा। 75, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास हीट एक्सचेंज नहीं होती, Q 0 है, तो फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो Q अगर ज़ीरो तो ये एक तो इक्वेशन आएगी 0 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर वर्क डन लेफ्ट पे जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और अगर डेल्टा यू की साइड चेंज करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब फर्स्ट वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा यू, यही करेक्ट है, जो कि बाकी सब में हीट गिवन है, तो अल्फा ऑप्शन। विच वन रिप्रेजेंट्स एडियाबैट। एडियाबैट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस की जो कर्व होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस सडन प्रोसेस होता है, इसकी स्लोप ज़्यादा होती है,
क्योंकि पी वी रेस्ट पर गैमा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, बीटा। और अगर ये होता एडियाबैट की जगह आइसोथर्म तो फिर अल्फा होता, अगर आइसोबार होता तो चार्ली, और आइसोकोरिक होता तो फिर डेल्टा। 77 द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल इज। 77 क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास एडियाबैट और आइसोथर्म की जो स्लोप है वो किसके इक्वल आती है। अगर मैं दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, एडियाबैट, अब एडियाबैट में हमारे पास जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप ज़्यादा, और इसके रिलेटिव अगर मैं आइसोथर्म को ड्रॉ करता हूं तो उसकी स्लोप कम होती है। अब ये स्लोप किसके इक्वल आएगी, दोनों की स्लोप, एक तो हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव है, इसकी स्लोप होती है गैमा पी ओवर वी। अब ये है एडियाबैट और ये है आइसोथर्म, तो रेशो अगर हम लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ एडियाबैट ओवर स्लोप ऑफ आइसोथर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वी कैंसिल हो जाएगा, पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ गैमा के। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, अल्फा। 78 की तरफ चलते हैं, उसका कोई शॉर्ट मेथड देखता हूँ जिससे आप विदाउट डेरिवेशन, विदाउट डिफ्रेंशिएट किए बगैर हम इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आएगा इसकी स्लोप का। चलें बाकी करते हैं, फिर लास्ट में इसको देखते हैं। 78 ड्यूरिंग विच प्रोसेस वर्क डन इज़ मिनिमम। वर्क डन इसमें किस केस में मिनिमम होगा, आइसोकोरिक में, तो आंसर इज़ बीटा, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं होता। अगर आइसोकोरिक की ऑप्शन नहीं होगी फिर साथ बताना पड़ेगा उसको एक्सपेंशन या कंप्रेशन। एक्सपेंशन में वर्क डन मिनिमम होगा एडियाबैटिक में, और कंप्रेशन में वर्क डन मिनिमम होगा आइसोबैरिक में। विच इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट सी पी माइनस सी वी आर सी पी ओवर सी वी गैमा, अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट है। अब बीटा और चार्ली को हमने चेक करना है, ये हमने लेक्चर में किया भी था, इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये बीटा और चार्ली करेक्ट हैं या नहीं है। सी पी माइनस सी वी आर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें सी पी से, तो सी पी ओवर सी पी माइनस सी वी ओवर सी पी इज़ इक्वल टू आर ओवर सी पी। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। सी पी ओवर सी वी होता तो गैमा, तो ये आएगा 1 ओवर गैमा इज़ इक्वल टू आर ओवर सी पी। लेफ्ट साइड के ऊपर एलसीएम ले लें, ये गैमा, ये आ गया गैमा माइनस 1 आर ओवर सी पी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ से सी पी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, गैमा आर ओवर गैमा माइनस 1। और अगर मैं इस इक्वेशन को सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर को डिवाइड कर देता हूँ सी वी से, तो फिर सी पी ओवर सी वी माइनस सी वी ओवर सी वी इज़ इक्वल टू आर ओवर सी वी सी वी कैंसिल, सी पी ओवर सी वी गैमा, यह आ गया आर ओवर सी वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी वी इज़ इक्वल टू आर ओवर गैमा माइनस 1। इसका मतलब सी वी आर ओवर गैमा माइनस 1 ये भी करेक्ट है, और सी पी गैमा आर ओवर गैमा माइनस 1 ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन 79 की क्या होगी, डेल्टा। लास्ट 80 क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेसेस। आइसोबैरिक में सच फर्स्ट लॉ में ऑफ थर्मोडायनेमिक की कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होता जो ज़ीरो के इक्वल आए। सिंपल हम इसको अगर 80 को लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है, Q इज़ इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। वर्क की जगह हमारे पास आएगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब ऑप्शन में हमारे पास इन्होंने चेंज किया हुआ है डेल्टा यू को भी और Q को भी। आइसोबैरिक है, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं QP डेल्टा यू। ये फॉर्म नहीं है, QP की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर 1 मोल के लिए, क्योंकि n नहीं है, तो QP हमारे पास इक्वल होता है n CP डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल 1 हो तो यह आएगा CP डेल्टा टी। इस फॉर्म में चार्ली ऑप्शन नज़र आ रही है। और डेल्टा यू उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास जो QV है, सॉरी CV, उसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, इसको मैं अगर लिखता हूँ QV
इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब फर्स्ट लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तो Q इज़ इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो, इसका अंदर सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल, तो ये डेल्टा यू के इक्वल है। तो एन सी वी डेल्टा टी ये डेल्टा यू के इक्वल, एन वन तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी वी डेल्टा टी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, चार्ली। तो आंसर मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, चार्ली।